Hello, good morning to all of you. My name is Jitendra Kumar. Today I am going to discuss about my topic permanent magnet moving coil. अब इसको हम परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें अपन क्या यूज़ करते हैं, एक परमानेंट मैग्नेट हमने यूज़ किया है और एक कॉइल है जो अब मूव कर रही है, तो इसलिए इसका नाम हो गया परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। तो जब भी हमें कोई करंट हमें मेजर करनी होती है तो ये करंट हमारी क्या होती है, इस कॉइल के थ्रू उसे यहाँ से पास होती है और इसके अंदर यहाँ पे एक फ्लक्स क्रिएट होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और चूँकि हम जानते हैं ये क्या होता है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये सिर्फ डीसी के लिए ही यूज़ किया जाता है। और इसमें अपन क्या यूज़ करते हैं, दो स्प्रिंग हमने यूज़ किए हैं S1 और S2। अब जब ये मूविंग कॉइल जब हमारी करंट हमारे पास होगी तो यहाँ पे क्या होगा, एक लॉरेंस फोर्स लगेगा, क्योंकि जब भी हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉरेंस फोर्स ये कहता है कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उस पर एक लॉरेंस फोर्स लगता है और इस लॉरेंस फोर्स की वजह से एक कॉइल हमारी क्या होती है, घूमती है। ये कॉइल होती है हमारी किस पर बाउंड होती है, एक एल्युमिनियम के फॉर्मर पर बाउंड होती है। अब चूँकि हम जानते हैं कॉइल घूमेगी तो इसका मतलब ये एल्युमिनियम का फॉर्मर भी घूमेगा, पूरा फॉर्मर घूमेगा और इसके अंदर एडी करंट जनरेट हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे टॉर्क जनरेट होगा, दैट इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। और यहाँ पे ये जो स्प्रिंग होती हैं S1 और S2 वो इसके मोशन का अपोज करती हैं, तो यहाँ पे क्या इससे क्या मिलता है, कंट्रोलिंग टॉर्क। तो बैलेंस कंडीशन में कंट्रोलिंग टॉर्क क्या करता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का ये अपोज करता है, यानी बैलेंस कंडीशन में ये बराबर हो जाती हैं। और जिससे और यहाँ पे जो ऑसिलेशंस होते हैं, ये जो एडी करंट डैम्पिंग जो जनरेट हो रही थी, ये क्या करती हैं, इस पॉइंटर के जो ऑसिलेशंस होते हैं पॉइंटर के अंदर, तो उसके ऑसिलेशंस को ये क्या कर देती हैं, कम कर देती हैं। ठीक है, और इस तरह से दोनों यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे और इक्वल होने के बाद यहाँ से अपन हम क्या ले सकते हैं, रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, नाउ अब वी आर गोइंग टू डिस्कस द डेरिवेशन ऑफ द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो यहाँ पे हमने देखा कि वेरियस टर्न से ये मिलकर बना होता है एल्युमिनियम का फॉर्मर। तो यहाँ पे अपन सिर्फ एक सिंगल टर्न की अपन बात कर रहे हैं, दिस इज द सिंगल टर्न। ये कॉइल का मान लो एक सिंगल टर्न हमने ले लिया और इस मान लो इसकी जो टोटल जो लेंथ इधर मान लो L है और इसकी जो चौड़ाई है वो मान लो B है। तो हम जानते हैं कि जो लॉरेंस फोर्स के अनुसार क्या होता है, F = होता है IL क्रॉस B वेक्टर। सो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इसमें सिंगल इस पहले कंडक्टर AB कंडक्टर की बात करें तो AB कंडक्टर में जो करंट की डायरेक्शन और फील्ड की डायरेक्शन दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो इनके बीच में जो एंगल होगा तुम्हारा वो होगा दैट इज़ 0 होगा। तो यहाँ पे AB कंडक्टर में जो फोर्स जो लगेगा वो क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, दैट इज़ FAB, वो 0 होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसमें दैट इज़ BC डायरेक्शन में। तो BC डायरेक्शन में देखें तो फोर्स की डायरेक्शन है जो यहाँ पे डाउनवर्ड है और यहाँ पे फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या है, तुम्हारी इधर है, यानी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे जो एंगल होगा हमारा दैट इज़ 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, साइन 90 कितना होगा, 1 होगा। अब इसमें जो L की जो डायरेक्शन होगी, तुम्हारी L की जो वैल्यू होगी तुम्हारी होगी दैट इज़ B वेक्टर होगी और बाकी B वेक्टर की वैल्यू कुछ नहीं होगी। तो अब यहाँ पे L वेक्टर जो कि यहाँ पे देखें तो ये पूरी लेंथ जो कि डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड का मतलब यानी इसकी जो डायरेक्शन है वो किधर है, -y कैप की तरफ, -y कैप की तरफ है। और जो B वेक्टर है उसकी जो डायरेक्शन है वो किधर है, दैट इज इधर है, यानी x कैप की तरफ। तो इसकी अपन निकाल लेते हैं डायरेक्शन, यानी -y कैप क्रॉस x कैप। तो ये हमारा आ गया दैट इज़, यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल हमने लगाया, -y से अपन x कैप की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा दैट इज़ z कैप। ठीक है, तो हमारा BC इस पर लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, ILB × Z कैप। सिमिलरली अपन निकाल लेंगे CD के लिए। तो यहाँ पे CD में जो एंगल होता है अपोजिट होता है इनकी डायरेक्शन, तो यहाँ पे एंगल कितना होता है, दैट इज़ 180 डिग्री। तो sin 80, तो यहाँ पे भी इस CD जो कंडक्टर का जो फोर्स होता है उस पर लगने वाला फोर्स 0 होगा। उसी तरह से जो DA कंडक्टर के लिए जो फोर्स होगा हमारा दैट इज़ F = DA = IL इंटू, अब यहाँ पे जो L वेक्टर की जो डायरेक्शन, चूँकि ये फोर्स क्या लग रहा है, DA के लिए ऊपर की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ यानी दैट इज़ y कैप की तरफ लगेगा। और जबकि B वेक्टर जो कि हमारा क्या x कैप की डायरेक्शन में है, तो हमने यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाया थी, तो आगे हमारा आ गया -z कैप। तो FDA वेक्टर बराबर हमारा कितना आ जाता है यहाँ पे, ILB - Z कैप। अब चूँकि हम जानते हैं कि अब यहाँ पे देखें तो इस कंडक्टर में क्या होता है, एक BC पर एक जो फोर्स जो लगता है और एक अब लगता है DA पर, और ये जो फोर्स होता है जो एक दूसरे के अपोजिट लगता है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इस तरह से यहाँ पे अपन के पास दो पॉइंट हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे 2 पॉइंट अलग अलग डिफरेंट पॉइंट होते हैं, तो यहाँ पे नेट फोर्स है वो 0 नहीं होता है, इसलिए इसका जो नेट टॉर्क है वो भी हमारा 0 नहीं होता है। तो इस पर अपन बात कर लेते हैं टॉर्क की वैल्यू होती है R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। तो पहले अपन बात करेंगे जब इस BC कंडक्टर पे जो टॉर्क लगेगा
तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं BC कंडक्टर पे लगने वाला टॉर्क की। तो उसमें सबसे पहले R वेक्टर अपन निकाल लेते हैं। तो R वेक्टर की जो डायरेक्शन चूँकि BC पे निकाल रहे हैं तो वो इधर से इधर की तरफ होगी, यानी R वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो x कैप में होगी, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, दैट इज़ b/2, और ये b/2 होगा। ये टोटल लेंथ हमारी L है, क्योंकि ये टोटल वैल्यू कितनी है, b है, तो ये b/2 और ये b/2, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, दैट इज़ x कैप की डायरेक्शन में, क्योंकि R कैप इधर की x डायरेक्शन में है। और ये फोर्स की वैल्यू हमने निकाल रखी थी पहले से ही, दैट इज़ कितनी है, ILV जेड कैप। तो हम जानते हैं x कैप और z कैप ये हमारा कितना होता है, दैट इज़ -y कैप। ये हमने राइट हैंड थंब रूल से निकाल लिया। तो हमारे पास टॉर्क की वैल्यू आ गई ILVV/2 -y कैप। सिमिलरली अब हम फोर्स निकाल लेंगे, दैट इज़ DA कंडक्टर में। तो DA कंडक्टर में टॉर्क निकालेंगे, तो यहाँ पे जो R वेक्टर की डायरेक्शन ये आ गई हमारी b/2 -x कैप, b/2 -x कैप होगी, क्योंकि यहाँ पे बात करें तो DA कंडक्टर के लिए जो R वेक्टर होगा वो इधर की तरफ होगा। इधर की तरफ होने के को मतलब है यानी -x कैप की डायरेक्शन में होगा। और बाकी ये हमने ये फोर्स की वैल्यू हमने निकाल ही ली थी पहले, ILV -z कैप। तो -x कैप और -z कैप हमारा कितना होता है, दैट इज़ -y कैप। तो यहाँ पे अपन देखें तो जो नेट टॉर्क है वो हमारे पास जो किस पे लगेगा, BC और DA कंडक्टर पे लगेगा, वो कितना आएगा, ILV V/2 + ILV V/2। तो टोटल कितना हो गया, ILV V। तो यहाँ पे I × V को एक साथ लगा, L × V क्या होता है, दैट इज़ एरिया, यानी IAB, एंड दिस इज़ फॉर सिंगल टर्न। अब चूँकि हम जानते हैं जो टॉर्क है ये एक सिंगल टर्न के लिए निकाला था हमने, तो n टर्न है उसमें, तो n टर्न के लिए कितना हो जाएगा, NIAB। ये आ गया हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो यानी इसकी इक्वेशन कितनी आ गई, VINA। अब NBA इसमें कांस्टेंट है, इसको हमने मान लिया, दैट इज़ गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो DTD बराबर कितना आ गया, G × I। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि TD समानुपाती हो गया I। तो हमने बताया कि बैलेंस कंडीशंस पे क्या होगा, तो अब हम निकालेंगे इसके स्टेडी स्टेट कंडीशन और PMMC। स्टेडी स्टेट कंडीशंस में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और ये अपोज किया जाता है किसके द्वारा, कंट्रोलिंग स्प्रिंग के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे अपन जो स्प्रिंग कंट्रोलिंग जो टेक्निक यूज़ करते हैं वो स्प्रिंग कंट्रोल टेक्निक यूज़ करते हैं, और जो डिफ्लेक्टिंग जो टेक्निक जो यूज़ करते हैं वो हम एडी करंट डैम्पिंग यूज़ करते हैं, यानी जो डैम्पिंग जो टेक्निक जो यूज़ करते हैं जिससे अपन क्या करते हैं, पॉइंटर के ऑसिलेशंस को क्या करते हैं, कम करते हैं, तो वह स्प्रिंग एडी करंट डैम्पिंग। तो यहाँ से TD बराबर क्या हो जाएगा, बैलेंस कंडीशन में TC के बराबर हो जाता है, यानी NAB बराबर आ गया G। अब यहाँ पे जो कंट्रोल टेक्निक यूज़ की हमने, स्प्रिंग कंट्रोल टेक्निक यूज़ की है, तो यहाँ उसके लिए TC बराबर क्या होता है, K × थीटा। तो TC बराबर हो गया TD, यानी बीना बराबर हो गया GI बराबर K थीटा। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, दैट इज़ G/K × I, यानी थीटा इस समानुपाती I। तो इसका मतलब यहाँ पे जो थीटा और I के बीच में जो ग्राफ होता है वो हमें लीनियर प्राप्त होगा। तो इसलिए हम जानते हैं कि जो PMMC का जो स्केल होता है वो क्या होता है, कि लीनियर स्केल होता है, और वो सिर्फ DC वैल्यू और एवरेज